Hi everyone, welcome back to Humanities Forum. So you all have been requesting कि please political science की strategy बना दो. So here I am making a video for you all on pol science की strategy, how to get 100 on 100 in class 12th boards. एंड हम पेपर प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे बिकॉज आई फील लाइक पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि आपको सब पता होता है, सब चीज़ का आंसर आपको आता है, बस आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते. सो आई फील लाइक पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसकी बात भी करेंगे. एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अपने खुद के आंसर्स दिखाऊंगी, अपने खुद के नोट्स दिखाऊंगी, जिससे आप देख सको एंड समझ सको कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी एंड आपको कैसे बनाने चाहिए. I got 97 out of 100 in my class 12th board and 200 out of 200 in CUET. So अब मैं आपको सारे टिप्स, सारी ट्रिक्स दे दूँगी कि कैसे मैंने इतना स्कोर किया एंड कैसे आप 100 on 100 ला सकते हैं. सबसे पहले क्या चीज़ हमें देखनी है, हमें देखना है सिलेबस देखना है हमें CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से. हमें लगता है कि हमें सारा सिलेबस पता है, NCERT देख ली, इंडेक्स देख लिया, हमें पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. बट नहीं, यही हम गलती कर देते हैं. हमें वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल सिलेबस देखना है. एंड पॉल साइंस में ना एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, मैप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. एडिशनल टॉपिक्स CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, वो CUET में आते हैं, बट आपको इवेंचुअली पढ़ने तो पड़ेंगे ही. एंड दिस इज़ आर क्लास 12th का सिलेबस. ये पूरा है, 2 बुक्स होती है हमारी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. 40 मार्क्स की दोनों, टोटल हो जाता है 80. सिलेबस को अच्छे से देखने के बाद हमें पता है हमें क्या करना है, हमें पढ़नी है NCERT. एंड NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ना है. NCERT हमारी बाइबल है एंड वी कैन नॉट स्किप दिस स्टेप. NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है. बाद में आप रेफरेंस बुक ले सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, नोट्स देख सकते हो, बट NCERT को आप स्किप नहीं कर सकते. NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी. एंड NCERT पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन पढ़नी है. उसके बाद हमें आ जाना है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे. कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आती है, वो आपकी क्लासेस अटेंड करके. एंड अब तो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लो. तो बेसिकली आपने चैप्टर रीड करने के बाद आपको चैप्टर समझना है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर एक लाइन समझ आ रही है एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू रीड. ठीक है, तो अपनी टीचर से डाउट पूछ सकते हो एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको समझ आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए. सो वंस यू हैव डन NCERT रीडिंग, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई. उसके बाद आपको अपने नोट्स बना लेने हैं. अब देखो, नोट्स आप टाइप भी कर सकते हो, हैंडमेड भी बना सकते हो, बट प्रेफर करो कि हैंडमेड बनाओ. क्योंकि मैंने बहुत बारी बताया हुआ है, हैंडमेड नोट्स से आपको ज़्यादा लिखने की आदत होती है. देखो, जो ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो जितना लिखोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए. एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है. देखो, NCERT जो होती है ना हमारी पॉल साइंस की, उसमें सब हेडिंग्स होते हैं. एक हेडिंग है, फिर उसके नीचे बहुत कुछ लिखा है, दूसरी हेडिंग है, फिर उसके नीचे बहुत कुछ लिखा है. तो मेक श्योर कि आपको हर एक हेडिंग का कुछ ना कुछ आंसर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है. ठीक है, ये सारे आंसर मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे लिखती थी एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो मेक श्योर कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना एक चैप्टर के, उनका आंसर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है. तो जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा मुझे तो ये लिखना है इसमें. तो लिखो, जितना लिख सकते हो, हर एक टॉपिक को पढ़ो, उसको समझो एंड उसके नोट्स बनाओ, उसका आंसर बनाओ. ठीक है, पढ़ो, समझो एंड देन ट्राई टू मेक उसका आंसर. ये सोचो कि इस एक पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है एंड उस क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे करूँगा या करूँगी. सो नेक्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने बोला, क्वेश्चन आंसर्स हमारे NCERT की बैक एक्सरसाइज होती है. ठीक है,
हर एक चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करना, उसको मत छोड़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे ना तो आपके ज़्यादा हाई स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज आर अ मस्ट। उसके बाद एक और चीज़ आती है मैप टाइमलाइन। इसमें ऐड कर लो अपने कार्टून के क्वेश्चंस एंड हमारा पैसेज। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इसको कहते हैं मुफ्त के मार्क्स। हम इसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट स्किप दिस। हमें मैप भी देखना है, हमें टाइमलाइन, जो ये बॉक्सेस बने होते हैं ना साइड में, इनमें से सीयूईटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से ईयर में क्या वॉर हुई थी, कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ये किसने करा था। तो ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मैप करने हैं, टाइमलाइन करनी है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, पैसेज करना है। एंड ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। मैप के लिए आप पूरा इंडिया का मैप लर्न कर लो। एक आइडिया होना चाहिए ना कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। तो मैप, इंडिया का मैप तो आसानी से कर लो, ठीक है। पूरा मैप याद कर लो कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कि अगर आपको एक बार क्वेश्चन आए भी ना तो एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई द स्टेट। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपको ना थोड़ा आपका डर खुल जाए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठ जाओ जैसे, एंड इमेजिन करो कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो एंड आपका एग्ज़ाम हो रहा है। फ़ोन दूर रख दो, घर वालों को बोल दो कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, एंड अलार्म क्लॉक रख लो अपने पास कि ये पेपर मुझे 3 घंटे में कैसे भी ख़त्म करना है। एंड प्रेफर करो कि आप 10 से 1 बजे बैठे हो, लाइक जब भी एग्ज़ाम होता है उसी वक्त बैठो एंड एक पेपर अटेम्प्ट करो। देखो कि आपसे इतने टाइम में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, आप कितना लिख पा रहे हो, क्या आप थक रहे हो बीच में। तो जितने पेपर करोगे ना उतना ही फ़ायदा होगा। तो ट्राई करो कि यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। एंड आप ऐसे अटेम्प्ट करो जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे हो, सीरियसली अटेम्प्ट करना है अच्छे से, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाए, पीवाईक्यूज मिल जाए, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए, मैप बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो आप सोच रहे हो कि ऐसी कोई बुक है जिसमें सारी चीज़ें मिल जाए, देन द आंसर इज़ ओसवाल बुक्स। उसमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी उसमें। तो ओसवाल बुक्स आर बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड आपके अच्छे मार्क्स तो पक्का आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की। तो हमने समझ लिया कि पहले तो हमें अपना सिलेबस चेक करना है, सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस के बाद एनसीईआरटी रीड करनी है, रीड करने के बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो गए तो अपने नोट्स बनाओ, नोट्स के बाद क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन आंसर्स के बाद अपने मैप कर लो, टाइमलाइन देख लो, कार्टून देख लो एंड पैसेज कर लो। एंड उसके बाद एक दिन पहले एग्ज़ाम के अपने क्वेश्चन पेपर कर लो। पेपर प्रेजेंटेशन की एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब पढ़ लिया बट यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में लिखूँ कैसे, प्रेजेंट कैसे करूँ, तो फिर कैसे मार्क्स आएंगे। सो जब आपका एक 6 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। पहले बेसिक से स्टार्ट करो एंड देन क्लाइमेक्स पे जाओ। ये नहीं कि अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन ये है तो सीधा ये लिख दिया, नहीं, पहले उसका इंट्रो देना है। पता है ना, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है एंड फिर कंक्लूजन होता है। सो यू हैव टू बिल्ड अप द आंसर। इवेंचुअली आपको लाइक स्टोरी बढ़ानी है, सीधा आप क्लाइमेक्स पे नहीं आ जाओगे, इंट्रो से क्लाइमेक्स आओगे, ठीक है। तो आपको अपना आंसर भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है। जब आप सैम्पल पेपर करोगे, आंसर क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करोगे, तो मेक श्योर कि आप पहले एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो 2 लाइन का, देन बॉडी जो मेन क्वेश्चन है, एंड देन एक कंक्लूडिंग लाइन दे रहे हो। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माना कि आप अपने लैंग्वेज में कुछ आंसर लिख सकते हो, बट आपका जो चेक होता है ना पेपर, उसमें टीचर ढूंढती है कीवर्ड्स, ठीक है। कुछ
जो वर्ड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड वो आपके आंसर में होने चाहिए। अब जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी कर देना, ठीक है। डायग्राम एंड चार्ट्स बनाना, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी लास्ट में। मैं कैसे बनाती थी फ़्लो चार्ट्स, मैं फ़्लो चार्ट्स बहुत बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि फ़्लो चार्ट में कोई चीज़ है तो मैं उसको जल्दी से याद कर पाती हूँ, उसको जल्दी से बना पाती हूँ। तो मेरे को फ़्लो चार्ट्स अच्छे लगते थे बड़े, एंड मैं हर आंसर में कोशिश करती थी कि मैं एक फ़्लो चार्ट डाल दूँ। तो चार्ट्स, डायग्राम, टेबल जो भी बना सकते हो बना देना। हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपना, बस जल्दी से बना देना। एंड बिगिन विद अ क्लियर एंड इन्फॉर्मेटिव हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो एक लॉन्ग आंसर है, उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, हर एक पॉइंट के आगे एक सब हेडिंग दे दो। कैसे वो मैं दिखाती हूँ अभी, बट सब हेडिंग दोगे ना तो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा टीचर कि भाई चलो इसको पता है ये क्या लिख रही है या क्या लिख रहा है। एक हेडिंग दे दो एंड उस हेडिंग को अंडरलाइन कर दो। सो फर्स्ट पॉइंट सब हेडिंग अंडरलाइन, उसके नीचे 2-3 लाइन, सेकंड पॉइंट सब हेडिंग 2-3 पॉइंट्स एंड देन द थर्ड पॉइंट। ऐसे करके आंसर को फ्रेम करना होता है। एंड देन ये तो बेसिक चीज़ है कि लीव इनफ स्पेस। देखो, पेपर की कंजूसी मत करना, बहुत आपको सप्लीमेंट्री शीट मिल जाती है तो जितनी स्पेस ले सकते हो लो, खुला खुला लिखो, एकदम चिपका के मत लिखना। एक आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ दो, फिर सेकंड आंसर शुरू करो, ठीक है। एंड एकदम वर्ड्स को भी मत चिपकाना, एकदम खुला लिखो, क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़े तो उसको समझ आ जाए। सो दीज आर माई नोट्स, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स जो मैंने अपने 12th क्लास में बनाए थे। मैं क्या करती थी कि हर एक चैप्टर का एक फ़्लो चार्ट बनाती थी। जैसे ये रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स चैप्टर है, एंड मैंने उसका पूरी चैप्टर का ही फ़्लो चार्ट बना दिया। हर एक टॉपिक है, हर एक टॉपिक के अंदर अंदर क्या पॉइंटर्स है वो सब कुछ लिख दिया मैंने एक पेज के अंदर। तो इस चीज़ से मुझे क्या हुआ, इस चीज़ से मुझे एक रिवीजन में ना बहुत हेल्प होती थी कि लाइक पूरा चैप्टर इन वन पेज एंड इन वन ग्लांस मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। एंड सो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बना सकते हो तो ऐसे 1 पेज वाले नोट्स बनाओ। नेक्स्ट इज़, जैसे मैंने बताया कि सब हेडिंग्स होनी चाहिए। तो क्वेश्चन था कि क्या चैलेंजेस थे टू नेशन बिल्डिंग। तो देखो, सब हेडिंग दी है। फर्स्ट पॉइंट टू शेप अ नेशन एंड देन पैराग्राफ लिखा है। सेकंड टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड देन पैराग्राफ लिखा है। ये आप स्पेस छोड़ो ना छोड़ो आपकी मर्ज़ी है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि सब हेडिंग्स लिख दिया करो। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी लिख कर देखती थी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, सबके पॉइंट्स लिखती थी एंड देन जो कीवर्ड्स होते थे मैं उनको हाईलाइट करती थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, नीचे मैंने लिखा हुआ है डाउट। तो देखो, जो भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं उसमें डाउट लिखती थी एंड देन अगले दिन जाकर टीचर से पूछती थी। ये सारे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हुए हैं। एंड इसमें देखो मैंने कैसे डिफरेंट कलर के पेन से हेडिंग लिखी हुई है एंड देन उसके नीचे पॉइंटर्स लिखे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है एंड ये बहुत ही इससे बहुत क्लीन लुक आता है, ऐसे नीट लगता है पूरा आंसर। देखो, नॉर्थ ईस्ट टॉपिक, जैसे मैंने बताया था कि हर एक टॉपिक का आपके पास पूरा आंसर होना चाहिए। सो ऐसे मैं फ़्लो चार्ट के तरीके से लिखती थी। इंट्रोडक्शन लिखती थी, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन निकला। तो ऐसे फ़्लो चार्ट के फॉर्म में मैं पूरा टॉपिक लर्न कर लेती थी। That's it for today's video. I hope you like it. And if you have any doubts or queries, do drop them in the comment section. And अगर आप चाहते हो मैं कोई और वीडियो बनाऊँ then वो भी बता दो. You can reach out to me on Telegram. And don't forget to like, share and subscribe to Humanities Forum. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.